दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अ वन हेल्थ अप्रोच दैट टारगेट्स पीपल एनिमल्स और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाई इंडिया नीड्स अ वन हेल्थ विजन टू टैकल द क्राइसिस कॉज्ड बाय द पेंडेमिक के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। इस वक्त भारत कोविड-19 की सेकेंड वेव से गुजर रहा है। सेकेंड वेव और भी ज्यादा घातक और संक्रामक साबित हो रही है। संक्रमण और मौतों का आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ है, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहीं शमशान घाटों पर भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस बीच वैज्ञानिक सेकेंड वेव के बाद कोरोना की थर्ड वेव के लिए आगाह कर रहे हैं। ऐसे में लोग भविष्य को लेकर काफी चिंतित भी हैं और आशंकित भी। उधर महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस से उबरने के बाद भी आगे जूनोटिक बीमारियों का खतरा बरकरार रहेगा, जिससे भविष्य में कोरोना वायरस जैसी या उससे भी घातक महामारियों से दुनिया को दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में वैज्ञानिक और WHO सभी देशों को वन हेल्थ अप्रोच को अपनाने और उस पर गंभीरता से काम करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि मौजूदा और उभरती जूनोटिक डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सके। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के वन हेल्थ जर्नल की रिलीज पर वन हेल्थ अप्रोच पर बल देते हुए कहा कि मानव स्वास्थ्य को आज के वक्त में अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने बताया कि 1973 से लेकर 1994 के बीच जितनी भी संक्रामक बीमारियां आई हैं, उनमें से 64% जूनोटिक यानी जानवरों से इंसानों में आने वाली रही हैं। और भारत में ऐसी जूनोटिक बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा है। मतलब भारत ऐसी बीमारियों के लिए दुनिया भर के हॉटस्पॉट में से एक है। वर्तमान में मानव और जानवरों में मेल जोल बढ़ा है। इस वजह से अब हमें वन हेल्थ अप्रोच अपनाना चाहिए। ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को भारत के वन हेल्थ लक्ष्यों को पूरा करने के मौके के रूप में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस चर्चा के बीच आइए बात करते हैं वन हेल्थ अप्रोच की और समझते हैं उसके सभी अहम पहलुओं को। आइए सबसे पहले जान लेते हैं वन हेल्थ अप्रोच या मॉडल क्या है। वन हेल्थ अप्रोच की बात सबसे पहले आधुनिक पैथोलॉजी के जनक रुडोल्फ विक्रो ने वर्ष 1856 में की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मानव और पशुओं के इलाज में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों के रोगों के बीच की कड़ी का उल्लेख किया और पशु और मानव स्वास्थ्य के बीच संक्रामक रोगों के लिंक को बताने के लिए जूनोसिस शब्द गढ़ा। इसी के साथ वन हेल्थ अप्रोच की उत्पत्ति मानी जाती है। वन हेल्थ का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी OIE की पहल है। 2007 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी यानी WCS ने मैनहट्टन सिद्धांतों की 12 सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक विश्व एक स्वास्थ्य यानी वन वर्ल्ड वन हेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आसान शब्दों में कहें तो वन हेल्थ अप्रोच से मतलब ऐसी व्यवस्था से है जहां बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य नतीजों को पाने के लिए कई सेक्टर एक साथ मिलकर कोशिश और संवाद करते हैं। यह अप्रोच हमें जानवरों, इंसानों और पर्यावरण के परस्पर संबंध को स्वीकार करने पर मजबूर करता है। वन हेल्थ अप्रोच मॉडल महामारी विज्ञान पर अनुसंधान, उसके निदान और नियंत्रण के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मॉडल है। यह एक ऐसा समन्वित मॉडल है जिसमें पर्यावरण, पशु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य का सामूहिक रूप से संरक्षण किया जाता है। वन हेल्थ योजना में खासकर खाद्य सुरक्षा और जूनोटिक रोगों के नियंत्रण पर फोकस किया जाता है। यानी यह मॉडल रोग नियंत्रण में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण की सुविधा देता है, ताकि उभरते हुए या मौजूदा जूनोटिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके। इसका मकसद मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विभिन्न विषयों के ज्ञान को
कई स्तरों पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो सभी प्रजातियों के स्वास्थ्य में सुधार, रक्षा और बचाव के लिए जरूरी है। यानी यह महामारियों को रोकने और पारिस्थितिकी तंत्र की अक्षुण्णता को बनाए रखने के आदर्श दृष्टिकोण पर आधारित है। इस मॉडल में सटीक परिणामों के लिए स्वास्थ्य विश्लेषण और डेटा प्रबंधन उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि वन हेल्थ अप्रोच की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। ऐसा देखा गया है कि बीते कुछ सालों में जूनोटिक बीमारियों का प्रकोप और खतरा बढ़ा है। आपको बता दें कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को जूनोटिक रोग कहा जाता है। इसे जीव जंतुओं से मनुष्यों में फैलने वाला संक्रमण भी कहा जाता है। दुनिया भर में इस तरह की लगभग 150 बीमारियां हैं। इनमें रेबीज, प्लेग, टीबी, टिक पैरालाइसिस, ब्रुसेलोसिस, क्यूटेनियस लिस्मेनियसिस, गोल कृमि, साल्मोनेलोसिस, येलो फीवर जैसी बीमारियां शामिल हैं। यही नहीं, रोगों की एक अन्य श्रेणी एंथ्रोपोजूनोटिक है, जिसमें मनुष्यों से जानवरों में संक्रमण फैलता है। हालिया सालों में कई वायरस प्रकोप हुए जो कि जूनोटिक किस्म के थे, जैसे कि निपाह वायरस, इबोला वायरस, सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और एवियन इन्फ्लुएंजा आदि। बीते एक साल से जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया हलकान है, जिसके चलते लाखों लोगों की मौत हुई है, वह भी एक जूनोटिक डिजीज माना जा रहा है। ये संक्रमण यह अध्ययन करने पर मजबूर करते हैं कि हम पर्यावरण, पशु और मानव स्वास्थ्य के अंतर संबंधों को जाने और समझे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि वन हेल्थ अप्रोच जूनोटिक रोग की घटनाओं को कम कर सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक वन्य जीवों में तकरीबन 1.7 मिलियन से ज्यादा वायरस पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर के जूनोटिक होने की संभावना है। इसका मतलब है कि वक्त रहते अगर इन वायरस का पता नहीं चलता है तो दुनिया को आने वाले समय में कई महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। कई रिसर्च यह भी कहती हैं कि मनुष्यों को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों में से 65% से ज्यादा रोगों की उत्पत्ति के मुख्य स्रोत जानवर हैं। अगर रोग के कारणों की वैज्ञानिक जांच के दौरान अन्य विषयों पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाए तो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है और इनका इलाज खोजा जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश, वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी, लोगों द्वारा की जाने वाली यात्राएं, औद्योगिक खाद्य उत्पादन प्रणाली आदि ने नवीन रोग जनकों यानी पैथोजेंस के लिए जानवरों से मनुष्यों में पहुंचना संभव बनाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वन्यजीव आवासों के नुकसान के कारण मनुष्यों में उभरते संक्रामक रोगों के प्रसार में बढ़ोतरी हुई है। ये वन्य जीवों से मनुष्यों में फैलते हैं, जैसे इबोला, वेस्ट नाइल वायरस, मार्बर्ग वायरस, सार्स आदि। WHO ने भी कहा है कि अभी नहीं मालूम कि अगला खतरा, अगली बीमारी कब उभरेगी, लेकिन यह साफ है कि वन हेल्थ को पशुजन्य बीमारियों से निपटने के मकसद से कहीं आगे रखना होगा। ऐसे में वन हेल्थ की अवधारणा को कोविड-19 जैसे उभरते जूनोटिक रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह अवधारणा स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काम कर रहे विभिन्न विषयों को सामूहिक रूप से संबंधित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई देश इस अवधारणा को अपना रहे हैं। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कई ठोस पहले की हैं। आइए जानते हैं कि भारत सरकार ने वन हेल्थ अप्रोच की दिशा में क्या कुछ कोशिशें की हैं। भारत में वन हेल्थ मॉडल का एक प्रचलित उदाहरण 1950 के दशक के उत्तरार्ध में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज यानी KFD से निपटने में देखा गया था। उस दौरान वन हेल्थ दृष्टिकोण ने कोविड-19 के मुकाबले ज्यादा खतरनाक रक्तस्रावी बुखार क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के लक्षणों को खोजने में मदद की थी। हालांकि इसके साथ कई अन्य संगठनों ने भी काम किया था, जिनमें वायरस रिसर्च सेंटर पुणे, जिसे अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रूप में जाना जाता है, WHO और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आदि शामिल थे। 2018 में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए केरल सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में वन हेल्थ आधारित केरल मॉडल का सफल प्रयोग किया था। भारत के वन हेल्थ विजन का ब्लूप्रिंट वन वर्ल्ड वन हेल्थ के लक्ष्य में योगदान करने के लिए तैयार किया गया है। दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1980 के दशक में जूनोसिस पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की स्थापना की।
इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी DAHD ने 2015 से पशु रोगों के प्रसार को कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस डिजीज के नियंत्रण के लिए 13,343 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा DAHD जल्द ही मंत्रालय के भीतर एक स्वास्थ्य इकाई स्थापित करेगा। इसके अलावा सरकार ऐसे कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही है जो पशु चिकित्सकों के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और साथ ही पशु स्वास्थ्य निदान प्रणाली जैसे कि ASCAD यानी असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीजेस के लिए उपयोगी है। इसी कड़ी में हाल ही में नागपुर में वन हेल्थ केंद्र स्थापित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में नेशनल मिशन ऑन बायोडायवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग शुरू किया है। इस मिशन का मकसद जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित आपदाओं के प्रभावों को कम करने की दिशा में स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कृषि उत्पादन, आजीविका के लिए उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता विज्ञान एवं मानव कल्याण के बीच अब तक उपेक्षित किए गए संबंध का पता लगाना है। वन हेल्थ इस मिशन का एक घटक है जिसका उद्देश्य एक स्पष्ट ढांचे के जरिए मानव स्वास्थ्य एवं जैव विविधता के बीच संबंध स्थापित करना है। लेकिन भारत में वन हेल्थ अप्रोच को अपनाने में कई चुनौतियां हैं। ऐसे में सवाल है कि वन हेल्थ अप्रोच लागू करने में क्या कुछ चुनौतियां हैं। यह सच है कि भारत में वन हेल्थ अप्रोच को लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है, लेकिन हमारे देश में इसे लागू करने की राह में कई चुनौतियां हैं। मसलन मानव एवं पशु चिकित्सा संस्थानों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में कमी देखी जाती है। पशु गृहों में पशुओं को दी जाने वाली खाद्य सामग्री में उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी बरती जाती है। एक बड़ी समस्या खाद्य श्रृंखला में शामिल करते समय पशुओं के मांस के वितरण में असावधानी से जुड़ी है, जिसकी वजह से भी जूनोटिक डिजीज को बढ़ावा मिलता है। देश में पशु चिकित्सकों की कमी एक चुनौती है। इसके अलावा भारत को प्रणालीगत और संस्थागत बाधाओं से निपटने की जरूरत है, जो एक एकीकृत वन हेल्थ जैसे ढांचे को चालू होने से रोकते हैं और संक्रामक रोगों से उभरते खतरों का तेजी से जवाब देने की देश की क्षमता को बाधित करता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। भारत कोविड-19 जैसी पशुओं से फैलने वाली खतरनाक महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। इसे देखते हुए भारत को वन हेल्थ सिद्धांत के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए और इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश करना चाहिए। हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में गिरावट को देखते हुए आने वाले दिनों में इस तरह के संक्रमणों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी विकासशील देशों को एक स्थायी रोग नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए वन हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। फिलहाल भारत में पहले से ही कई ऐसे प्रयास चल रहे हैं जो कि जूनोटिक रोगों में रिसर्च के डेटाबेस के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने से जुड़े हैं। हालांकि कोई एकल एजेंसी या ढांचा नहीं है जो वन हेल्थ एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम की तरह काम कर सके। इसलिए वन हेल्थ अवधारणा को लागू करने के लिए एक उचित संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। भारत में वन हेल्थ मॉडल के सफल क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जा सकता है। स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, कृषि और जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय इसके गठन में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। जिस तेजी के साथ नए रोग जनक उभर रहे हैं या पुरानी बीमारियां दुनिया भर में फिर से उभर रही हैं, ये बीमारियां सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी हैं। ऐसे में वन हेल्थ ढांचा सरकारी और निजी संस्थानों को कई प्रकार के विषयों में मदद करेगा। इससे जूनोटिक रोग से कैसे उबर सकते हैं और उनके क्या खतरे हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। वन हेल्थ के लिए राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में नवाचार, अनुकूलन और लचीलेपन को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। मौजूदा पशु स्वास्थ्य और रोग निगरानी प्रणाली जैसे पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को समेकित करने की भी जरूरत है। अनौपचारिक बाजार और स्लॉटर हाउस ऑपरेशन जैसे निरीक्षण, रोग प्रसार आकलन के लिए सर्वोत्तम दिशा निर्देशों का विकास करना और ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक चरण में वन हेल्थ के संचालन के लिए तंत्र बनाने की दरकार है ताकि भविष्य की मुश्किलों से बचा जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल।
वन हेल्थ अप्रोच कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक हो गया है। साथ ही इसे अपनाना बेहतर भविष्य के लिए भी जरूरी है। विश्लेषण कीजिए।